गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो 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 हेलो, ठीक है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? कल हमने शुरुआत करी थी डायनामिक क्यूआर कोड, ई इनवॉइस और रिवाइज इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। एक बार फटाफट से अपन रिवाइज करेंगे कि अपन कहाँ कहाँ पहुंच चुके हैं। तो सर सबसे पहले आ जाओ आप ई इनवॉइस। ई इनवॉइस क्या बोलता था? अगर फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर मेरा टर्नओवर, कितनी लिमिट यार, अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ से ज्यादा, तो अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो मेरे ऊपर ई इनवॉइस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अब आखिरकार सर ये ई इनवॉइस होता क्या है? आपको नॉर्मल आपके सिस्टम पे एक इनवॉइस बनाना है, उस इनवॉइस को जेसन फाइल में कन्वर्ट करना रहता है। अब जैसे ही कन्वर्ट करा, फिर आपको जीएसटी का एक पोर्टल है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, उस आईआरपी पोर्टल पे ये जेसन फाइल को अपलोड करना रहता है। जैसे ही अपलोड करेंगे तो वहां से एक इनवॉइस आएगा, उसके अंदर क्या प्रिंटेड होगा? आईआरएन नंबर। आईआरएन इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। सर ये कितने डिजिट का होता है? तो ये होता है हमारा 64 डिजिट का हैश कोड। ठीक है। एक और चीज सर, कौन से फॉर्म में बनाया जाता है ई इनवॉइस? तो जीएसटी INV 01। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना। किन किन को ई इनवॉइस नहीं बनाना है? देखिए आपको कितना याद है। हाँ जी सर, एक तो B2C में ई इनवॉइस नहीं बनाना, और SEZ यूनिट के डेवलपर। सर SEZ यूनिट, इसका मतलब है डेवलपर को बनाना है। अच्छा, SEZ यूनिट सप्लायर या रेसिपिएंट? सप्लायर। मतलब अगर मैं SEZ यूनिट को माल बेच रहा हूं और मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। और हाँ सर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, GTA, हाँ सिनेमा मल्टीप्लेक्स, और हमारा रेड बस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अरे वाह, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी और NBFC। राजा, बैंकिंग कंपनी अगर कोई दूसरा काम कर रही हो तो? अरे भले NBFC कोई दूसरा काम भी कर रही हो, पूरी बैंकिंग कंपनी एग्जेम्प्ट, मतलब एग्जेम्प्ट, तो ये मैटर नहीं करता कि दूसरा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। सर ये B2B के लिए है, B2C के लिए नहीं है। तो सर फिर B2C के लिए क्या है? तो B2C के लिए हमने लाए, पता है क्या? बोल नहीं रहे यार आप लोग। B2C के लिए हम लाए थे क्या? डायनामिक QR कोड। स्टैटिक नहीं, डायनामिक। अच्छा, ये डायनामिक QR कोड छोटे लोग या बहुत बड़े लोग? सर पेस के इनवॉइस खैर छोड़ो। तो सर डायनामिक QR कोड कब बनाना पड़ेगा? अगर आपका टर्नओवर, फिजिक्स वाला के इनवॉइस में होगा शायद से, है ना? 500 करोड़ तो है ना इनका टर्नओवर? अरे 8000 करोड़ वैल्यूएशन है रे। चलो, तो अगर आपका टर्नओवर कोई से भी फाइनेंशियल ईयर में 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, जब से जीएसटी आया, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से क्रॉस करता है तो आपको कस्टमर को एक फैसिलिटी देनी पड़ेगी। उस फैसिलिटी का नाम है क्या? डायनामिक QR कोड। आपकी इनवॉइस पे डायनामिक QR कोड होना चाहिए। सर एक बात बताओ, डायनामिक QR कोड था बट कस्टमर ने नॉर्मल स्टैटिक QR कोड पे पेमेंट कर दिया, तो आपको बस एक चीज करनी है क्या? क्रॉस रेफरेंसिंग। क्रॉस रेफरेंसिंग ऑफ द पेमेंट इतना भी कर दिया तो चलेगा। फिर भले कस्टमर ने कैश से पेमेंट कर दिया हो तो क्रॉस रेफरेंसिंग कर देना। सर अगर आधा कस्टमर ने कैश से पेमेंट करा है तो जो डायनामिक QR कोड जनरेट होगा वो कितने का होगा? सर वो जो बैलेंस आधा है उसके लिए डायनामिक QR कोड जनरेट होगा। एक और चीज, ओवर द काउंटर सेल्स में क्या होता है ना, तो ओवर द काउंटर सेल्स में कस्टमर पेमेंट भी कर रहा है बट अभी इनवॉइस नहीं बन रहा है। इनवॉइस आखिरी में बनेगा। इनवॉइस कब बनेगा? आखिरी में। तो सर करे तो करे क्या? हर आईडी का एक ऑर्डर आईडी रहता है। ऑर्डर आईडी बोलो,
सेल्स आईडी बोल दो, यूनिक आईडी बोल दो, वन एंड द सेम थिंग। अब जब आखिरी में आप बनाओगे क्या, इनवॉइस, उसको इसके साथ क्या कर देना, इंटरलिंक कर देना। क्या चलेगा क्या? हाँ सर चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो बस डायनामिक क्यूआर कोड में एक ही चीज ध्यान रखना कि अगर किसी और मोड से पेमेंट हो जाए, यूपीआई आईडी से, यूपीआई कलेक्ट से, जस्ट यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट, क्रॉस रेफरेंस ऑफ द पेमेंट। बोलो डन है क्या? एक और चीज सर, फिर हमने है ना एक शानदार सा कंसेप्ट देखा था राजा, किसका, रिवाइज्ड इनवॉइस। इनवॉइस तो बना दिया, पर उसी इनवॉइस को वापस से चेंज करना, उसे बोलते हम क्या, रिवाइज्ड इनवॉइस। 4 जून को मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ, 400 पार, खैर छोड़ो, 4 जून को मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ। अब 4 जून को जैसे ही थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ, मुझे कितने दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना रहता है, 30 दिन, है ना। तो अगर मैंने 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा कब से, 4 जून से। अब प्रॉब्लम इस बात क्या आ गई कि सर रजिस्ट्रेशन 4 जून से इफेक्टिव, पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो बाद में आया। इस दौरान जो आपने इनवॉइस बनाए होंगे, उसका रेसिपिएंट आईटीसी कैसे लेगा? क्योंकि आईटीसी में हमने एक कंडीशन देखी थी कि सप्लायर का भी जीएसटी नंबर होना चाहिए, रेसिपिएंट का भी जीएसटी नंबर होना चाहिए। जब सप्लायर जीएसटीआर 1 में अपलोड करेगा, तब रेसिपिएंट को जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा। अरे भाई ये अपलोड कैसे करेगा? क्योंकि पोर्टल का आईडी भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है। तो फिर सरकार बोल रही है एक काम करो, 4 जून से लेकर जब से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमने आपको दिया है, ये आपने इनवॉइस तो बनाए होंगे, अब इस इनवॉइस को वापस से बना दो और उनको क्या नाम दे दो, रिवाइज इनवॉइस। अब आपके पास जीएसटी नंबर भी आ गया है, तो बस अब रिवाइज इनवॉइस आप बना दो, ताकि सामने वाले को क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। हमने बोला यार सरकार कुछ तो टाइम दो, तो सरकार ने बोला ठीक है, जिस दिन आरसी आई है उससे कितना टाइम, 1 महीने तक का आपको टाइम दिया जाएगा। इसका मतलब इस 17 जुलाई तक आप रिवाइज इनवॉइस बना सकते हो। सर व्हाट इफ हमने लेट अप्लाई करा? तो लेट अप्लाई करा तो जिस दिन आरसी आई उस दिन से रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव। तो आरसी कब आई, 14 जुलाई, तो रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गया मेरा 14 जुलाई से। अब सर वापस से रिवाइज इनवॉइस बनाना है, हाँ जी, कहां से, 4 जून से लेकर 14 जुलाई, कितने टाइम तक बना देना है, तो 1 महीने तक बना देना है। 1 महीना मतलब 14 अगस्त। बोलो क्लास डन है क्या? अब एक चीज, हाँ बेटा, खर्चा होगा मतलब कैसे? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। ऐसी बातें सरकार के सामने मत करना। इसने बोला सर एक बात बताओ, सरकार के चक्कर में मेरे को रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ रहा है, तो अननेसेसरी मेरा इतना सारा कॉस्ट लग रहा है, सीए साहब वापस से पैसे मांग रहे, तो क्या सरकार रिइंबर्स करेगी? बेटा बच्चों जैसी बातें कर ली, तभी मैं बोलता हूँ इंटर के बच्चे बड़े मासूम है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। एक ऑप्शन है कंसोलिडेशन का। वैभव तुम्हारी बात सरकार ने सुनी है, कैसे सुनी है वो बता रहा हूं। तुमने बोला यार क्या ये मचमच है, हेलो हेलो, हाँ, तुमने बोला यार क्या ये मचमच है रिवाइज इनवॉइस, और हर केस में रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तुमने बोला यार एक काम करो ना, B2C में तो हमारा कस्टमर आईटीसी लेगा ही नहीं, बट इनवॉइस तो रिवाइज करके बनाना पड़ेगा क्योंकि जीएसटी नंबर ही अभी आया। तो हमने बोला सरकार एक काम करो, हमको ऑप्शन दो, काय का, कंसोलिडेट। तो सरकार ने बोला ठीक है, हम आपको ऑप्शन देते हैं कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस बनाने का, B2B में नहीं, सिर्फ कहां पे, B2C में। अब सर कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, क्या वैल्यू है? अच्छा ये चीज आपको अलग से नोट डाउन करनी पड़ेगी। स्टिकी नोट्स है क्या आपके पास, है ना? आप स्टिकी नोट्स रखा करो, स्टिकी नोट्स आप प्लीज रखा करो। आपको पता है ना स्टिकी नोट्स का कंसेप्ट? अरे यार एक स्टेशनरी की शॉप पे स्टिकी नोट्स लेके आना, ये ऐसे करके होते स्टिकी नोट्स,
ठीक है, ये हमारे पास भी स्टिकी नोट्स। क्या आर पार? अभी कोई आर पार नहीं दिखता है। इधर सुनो, अरे अरे बस सुनो, यहाँ पे वैल्यू इन्होंने रखी है 2.5 लाख रुपए की। इसको क्या, कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस की वैल्यू इन्होंने रखी है 2.5 लाख। अगर ध्यान से सुनना, एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है B2C अप टू 2.5 लाख, तो सरकार पता है क्या बोलती है, आप स्टेट वाइज रिवाइज इनवॉइस बना दो। कैसा कंसोलिडेटेड कर दो? स्टेट वाइज। इसका मतलब है एमपी के अलग कर दो, महाराष्ट्र के सब अलग कर दो, यूपी के सब अलग कर दो। तो सर लोड तो बहुत कम आएगा। हाँ, लोड इसलिए कम आएगा क्योंकि वैल्यू भी कितनी तक है बेटा, अप टू 2,50,000। सर एक बात बताओ, अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, B2C है, और जो वैल्यू है ना वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो सर अगर वैल्यू हमारी 2.5 लाख से ज्यादा है तभी भी कंसोलिडेट कर सकते हो, पर अब जब कंसोलिडेट करोगे ना तो आपको रेसिपिएंट वाइज कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। सर रेसिपिएंट वाइज मतलब जैसे वैभव का अलग बनाएंगे, सपोज करो वैभव के 20 बिल है, तो मेरे को 20 अलग अलग रिवाइज इनवॉइस नहीं बनाना है, एक ही बनाना है, उस एक ही में 20 की डिटेल देनी है। यहाँ पे ऑप्शन है कैसा, रेसिपिएंट वाइज। ऊपर तो और अच्छा है कि सपोज करो एमपी में इतने सारे लोग रहते हैं और सबके छोटे छोटे इनवॉइसेस हैं, किसी का 10,000 किसी का 15,000, तो आप तो एक काम करो, सभी स्टेट वाइज क्या कर दो, कंसोलिडेट कर दो। आया समझ में? सर एक बात बताओ, ये तो इंटर स्टेट सप्लाई है, व्हाट इफ तो नो लिमिट चेक। एक इनवॉइस बना दो और उसको नाम दे दो क्या, कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस। देखो सरकार को डर तो लगता है इंटर स्टेट में, इंट्रा स्टेट में क्या डर लगता है, सिर्फ थोड़ा बहुत डर लगता है वो कि इंटर स्टेट में, क्योंकि बेटा वहां पे आईजीएसटी आता है और आईजीएसटी में 2 स्टेट्स आ गई, तो 2 स्टेट्स में सरकार को थोड़ा बहुत डर लगता है। तभी सरकार ने इनवॉइस बनाने को तो बोला, कंसोलिडेट करने को तो बोला, कंसोलिडेटेड करने को तो बोला, पर सर कैसे क्या कंसोलिडेट करने को बोला? अगर 2.5 लाख तक का वैल्यू है तो कैसे कंसोलिडेट करो, स्टेट वाइज। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो रेसिपिएंट वाइज। और सर अगर इंट्रा स्टेट है तो कोई लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको कंसोलिडेटेड रिवाइज इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सबको एक साथ जोड़ के एक इनवॉइस बना दो, आपका काम हो जाएगा। बोलो क्लास, डन है क्या? ठीक है, लिख रहे हो? हाँ लिखो लिखो लिखो। हाँ उसको मैंने और बाइफरकेट करके बता दिया। ठीक है, अरे किसका बर्थडे आज? इसका बर्थडे ना? हाँ आपका एक एग्जांपल लेंगे। इन्होंने बोला ना बर्थडे, ऐसा। चलो अभी सुनो ध्यान से, बर्थडे है कि नहीं है? बर्थडे है नहीं है, छोड़ो। एक इधर आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, हाँ जल्दी आओ जल्दी आ जाओ बेटा। ये मेरी है ना दुकान है, दुकान, मेरे को ये देना बेटा। हाँ ये डब्बा, पूरा डब्बा दे दे, है ना, ये पूरा डब्बा दे दे। हाँ बस बहुत बढ़िया बेटा, ये दुकान है मेरी। सर आप कौन हो? मैं साहिल स्टेशनरी वाला, ये दुकान है मेरी, ये मैं ये सामान रख रहा हूँ, ठीक है। ये अलग अलग सामान है, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए 10 रुपए और भी सर बहुत सामान ही सामान है, ये सब सामान ही सामान है दुकान पे, ठीक है। ये आया मेरे पास, ठीक है, ये बोले सर 5 रुपए का शॉर्पनर दे दो। कितने का? 5 रुपए का क्या दे दो? शॉर्पनर। ये लो बेटा, 10 मिनट रुको, अभी हमारा अकाउंटेंट इनवॉइस बनाएगा। क्या बनाएगा? अकाउंटेंट इनवॉइस। बहुत बढ़िया बेटा, तू भी आजा,
जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। ये बोलो बेटा सर हमको 3 रुपए वाली पेन दो, है ना। ऐसे ही टाइम पास आते हैं स्टेशनरी पे। अंदर से तो बेटा क्या बोलूं मैं, अब अंदर से क्या निकल रहा है, तो ये ऐसे ही आते हैं। कितने का बेटा, 3 रुपए। अब इनवॉइस, रुको बेटा 10 मिनट, हमारा अकाउंटेंट बेटा छोटू, ये 3 रुपए का क्या बना, इनवॉइस। आओ बेटा गौतम, आओ आओ आओ, जल्दी आओ गौतम, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ, इतना टाइम थोड़ी है ना। गौतम तुम एक काम करो, तुम बोलो सर 1 रुपए वाला पेंसिल दे दो। ये 1 रुपए वाली क्या दे दो इसको, पेंसिल। इसकी रील कपड़ा करके कोई ना बनाए, ठीक है। अब देखो भाई क्या टाइम पास है। छोटी छोटी दुकान पे, हट जाओ इधर उधर, हट जाओ, खड़े रहना 5 मिनट, खड़े रहना। छोटी छोटी दुकानों पे यही टाइम पास होगा। सरकार ने बोला क्या बनाओ आप, इनवॉइस बनाओ। अब मैं क्या यही करते रहूं, ये लड़की 2 रुपए का सामान, ये 5 रुपए का, ये 3 रुपए का, बस यही करो सारा दिन। दुकानदारी में क्या बच रहा है मेरे को, 3 रुपए के इरेजर में बच रहा कुछ 50 पैसे। उसमें अपन एक क्या करो, 50 पैसे का इनवॉइस बनाओ। बताओ। सरकार को मैंने बोला, सरकार भले तुम्हारी 400 पार नहीं बनी, बट कुछ तो करो यार। ये क्या है, मतलब चिंदी चिंदी चोरी चोरी पे आपको बनाना है क्या इनवॉइस। मेरे 10,000 की पेंसिल किसने चुरा ली यार। हाँ ये रही है ना। तो अभी सुनो ध्यान से। अरे हाँ ये देखो बढ़िया, अभिषेक बोल रहे हैं गौतम लिपस्टिक लेने गए अपनी घरवाली के लिए, वाह। अब सरकार बोल रही है अगर 200 रुपए से कम है, कितने रुपए से कम है, 200 रुपए से कम है, और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। सप्लाई कितने से कम है, 200 से कम, 200 नहीं, 200 में तो बनाना पड़ेगा, 200 से कम है और रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, और रेसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए, रेसिपिएंट को इनवॉइस नहीं चाहिए। तब जाके आपके पास ऑप्शन है कि जैसे ही दिन खत्म हो जाए उस दिन के एंड में क्या बना देना, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इन छोटे छोटे बिलों का बना देना। वापस से आओ, जल्दी से आओ, है ना। आओ, क्या चाहिए सर आपको, शॉर्पनर। ये रहा शॉर्पनर, ये शॉर्पनर बोलो, ये शॉर्पनर है कितने, इधर 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 बेटा, इधर आ जाओ, इधर। ये शॉर्पनर कितने का है, 5 रुपए का। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम, हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ, ये माइक है, बोलो वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से कम, हाँ। एक और चीज, क्या तुम अनरजिस्टर्ड हो, हाँ। अब अगर ये बोल रहा है सर भले 5 रुपए, बट जागो ग्राहक जागो, ये बोले सर मेरे को तो इनवॉइस चाहिए, ये बोल रहा है मेरे को तो सर इनवॉइस चाहिए, 5 रुपए छोड़ो 2 रुपए का, मेरे को तो इनवॉइस चाहिए, तो मेरे को इसको इनवॉइस देना पड़ेगा क्योंकि ये नालायक है, इसके राइट्स हैं। मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, तो भाई ये 5 रुपए के लिए भी तुमको क्या बनाना पड़ेगा, इनवॉइस। ये लो बेटा इनवॉइस, ये इनवॉइस, ठीक है, ये इनवॉइस, सपोज करो ये इनवॉइस, ये लो बेटा, ये लो तुम्हारा इनवॉइस, ठीक है। चलो अब ये इनवॉइस मिल गया तुमको। अब बेटा आ जाओ गौतम, आ जाओ आ जाओ, तुम नहीं, हाँ ये देखो, ये आया ना कस्टमर, इसको अब क्या चाहिए बेटा, एप्पल पेंसिल। बेटा 8,000 रुपए, 10 की है, अब कितना, 8,000। अब भले तुम बोल रहे हो कि सर मेरे को इनवॉइस नहीं चाहिए, देना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 200 से ज्यादा, तो 200 से ज्यादा है तो बनाना पड़ेगा। और बेटा अब तुम आ जाओ, तुम बोलो कि सर मेरे को है ना ये हाइलाइटर दो, कितना चाहिए हाइलाइटर, कितने का, 20 रुपए का। क्या तुम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। तुमने बोला सर मेरे को ये इनवॉइस नहीं चाहिए, मोदी गया तेल लेने, मेरे को नहीं चाहिए कागज वागज, मेरे पास वैसे इंस्टीट्यूट के बहुत सारे कागज है, तो क्या मेरे को इनवॉइस बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे छोटे 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 लोगों को कंसोलिडेट करके एट द एंड ऑफ द डे मुझे एक इनवॉइस बनाना पड़ेगा। बोलो माता रानी की जय। आया क्या समझ में, बोलो। तो कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज 200 या 200 से कम, एग्जैक्ट 200 हो तो भी बनाना पड़ेगा। रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड। और प्लीज मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, तुम लोग इतने नालायक हो, मेडिकल के शॉप पे जाते हो, स्वाद की गोली लेते हो, उसको बोलते हो इनवॉइस बनाओ, अंदर से बेटा वो गाली बकता है तुमको, अंदर से बेटा वो बोलते हैं कैसा इंसान है, 5 रुपए का क्या चाहिए इसको, इनवॉइस। अब तुमने बोला इनवॉइस, अच्छा
वो बोलेगा सर क्या इनवॉइस, फिर तुम बोलोगे हम केस करेंगे कंज्यूमर फोरम में। आजकल इंस्टाग्राम इतना बढ़ गया, हाँ तो भाई अब तो बनाना पड़ेगा। तो सरकार बोलती है 200 से कम अनरजिस्टर्ड और डज नॉट रिक्वायर, इस केस में क्या बनाओ, कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बनाओ। अभी रुको, जल्दी से बताना, जल्दी से 2 मिनट में बताना मेरे को ये आंसर। हाँ जैन लोगों को काम है, हो गया, अभी अपन ने जैन बन गए अपन। हाँ माधव, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ये एग्जाम में भी आ चुका है 5 मार्क्स में। नहीं नहीं, एग्जाम में भी आ चुका। देखो पहले में तो बनाना नहीं पड़ेगा ना, 200 से कम है। हाँ मैं चेक कर रहा हूं आपको बेटा, क्या है तो भाई रजिस्टर्ड के केस में तो उसको आईटीसी लेना है, आईटीसी लेना है तो इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बिना इनवॉइस के वो आईटीसी कैसे लेगा। दूसरा, ध्रुव अनरजिस्टर्ड तो है, बट सर अब 358 है, बनाना पड़ेगा। अरे गौरव, अब पेंटर अनरजिस्टर्ड, इधर भी आपको बनाना पड़ेगा। ओबरॉय अनरजिस्टर्ड एंटिटी, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। और आराध्या अ स्टूडेंट अनरजिस्टर्ड 158, नहीं बनाना पड़ेगा। पर आराध्या बोल लिया पापा ने बोला इनवॉइस लेके आओ, ऐसा कौन बोल रही? ऐसा नहीं, ऐसा 1/4 नहीं, ऐसा पापा ने बोला है। आराध्या के किसने बोला है बेटा? पापा ने बोला है। आराध्या के पापा ने बोला है क्या लेके आओ, इनवॉइस लेके आओ, तो क्या बनाना पड़ेगा? हाँ सर फिर बनाना पड़ेगा। बोलो डन है क्या? पक्का? पता नहीं तुम लोगों को क्या समझ में आ गया? 4-5 में नहीं, ठीक है। हाँ राजा बोलो। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इसने बोला सर एक बात बताओ, इसने अगर अलग से इनवॉइस ले लिया तो जब मैं अब कंसोलिडेटेड बनाऊंगा तो बचे हुए का बनाऊंगा कि इसको भी जोड़ूंगा? लॉजिकली सर हम जो बचे हुए हैं उसका बनाएंगे, ठीक है। इसका तो बन गया, इसका तो मेरा अकाउंटिंग सिस्टम में आ गया, तो इसका बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बिल ऑफ सप्लाई। सर ये बिल ऑफ सप्लाई क्या होता है? अगर आप कंपोजिशन में हो या आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज दे रहे हो, एग्जेम्प्टेड मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, और कंपोजिशन वाले में सर क्या होता है ना, कंपोजिशन वाला टैक्स तो लगता है पर वहां पे कैसा लगता है, फ्लैट रेट से टैक्स देना पड़ता है। क्या आपको याद है कंपोजिशन? तो बोलो मैन्युफैक्चर में कितना रेट? 1% ऑफ। अच्छा अगर मैं मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम हूं तो? रेस्टोरेंट 5% ऑफ। ट्रेडर? इंटरेस्ट ऑन लोन्स एडवांसेस डिपॉजिट को टर्नओवर में, और टैक्स के पेमेंट के टाइम पे भी उसको कैसे इग्नोर करना? हाँ किसी नालायक को यार, मैं क्या पढ़ाता हूँ तुम क्या ध्यान रखते हो। एक और चीज, सर्विसेज के केस में लिमिट कितनी है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में? 50 लाख। क्या सर्विसेज के केस में कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का लफड़ा है क्या? नहीं। गुड्स के केस में है क्या? हाँ सर गुड्स के केस में वो हमने सत्यनारायण भगवान से ध्यान रखा था। क्या गुड्स वाला सर्विसेज दे सकता है? Wrong. 10% of the turnover in the preceding financial year or 5 lakh, whichever is higher. ठीक है। तो अगर हमारा कंपोजिशन वाला है तो वो सर टैक्स इनवॉइस नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा? बिल ऑफ सप्लाई। तो एग्जेम्प्टेड और कंपोजिशन वाले दे विल प्रिपेयर व्हाट? बिल ऑफ सप्लाई। एक चीज याद रखना, मॉड्यूल में है ना ये भी दिया हुआ है कि बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या डिटेल आनी चाहिए, वो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बिल ऑफ सप्लाई में क्या क्या डिटेल आनी चाहिए, तो सब में आप एक ही डिटेल चिपका के आओगे जो हमने यहां पे पढ़ी थी। अब थोड़ा सा समझदारी से पता है क्या करोगे, ये नहीं लिख के आओगे, और जीएसटी वीएसटी भी नहीं, अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज भी नहीं, ठीक है।
तो बस ये कभी ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है कि बताओ व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई, नहीं कभी भी नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ बिल ऑफ सप्लाई। बस जो मैं को आपको बताना था कि भाई मॉड्यूल में ये दिया हुआ है, तो कल को आप ऐसा मॉड्यूल देखो तो ये मत बोलना कि सर ये मॉड्यूल में इधर नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, एक बार बस अगर आपको ऐसा है तो मॉड्यूल की एक बार रीडिंग मान लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई बोलता है अगर मैं टैक्सेबल आइटम भी दे रहा हूं प्लस एग्जम्प्टेड आइटम्स भी दे रहा हूं। मेरी शॉप पे मैं टैक्सेबल आइटम्स में भी डील करता हूं। सपोज करो कैलकुलेटर टैक्सेबल है और ये इरेजर एग्जेम्प्ट है। अब मैं अलग अलग बिल थोड़ी बनाऊंगा, कैलकुलेटर का अलग, इरेजर का अलग। क्या डीमार्ट वाले के केस में मुझे एक बात बताओ, लोग इतने सारा सामान खरीदते, इतना बड़ा बिल बनाते, उसमें जरूरी थोड़ी होता है सब पे टैक्स का रेट होता है। कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड भी रहते हैं, कुछ कुछ निल रेटेड भी रहते हैं। जो हमारी डेली नेसेसिटीज हो गई ना, नमक हो गया, शक्कर हो गया, ये सब इसमें निल रेटेड। तो अब वो क्या करते हैं ना, डीमार्ट वाले अलग नहीं करेंगे कि भाई ये अलग करो टैक्सेबल, ये अलग करो। वो एक ही इनवॉइस बनाएंगे और उस इनवॉइस को मैं क्या नाम दूं, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई मतलब दोनों चीजें, टैक्सेबल भी और एग्जेम्प्ट भी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक और चीज होती है बेटा, रिसीट वाउचर। सर ये रिसीट वाउचर क्या है? सपोज करो वैभव है ना, वैभव नहीं, वैभव छोड़ो, वैभव के बहुत एग्जाम्पल हो। तुम्हारा एग्जाम्पल लूंगा तो कल से क्लास में तो आओगे ना। क्या नाम है तुम्हारा? अरे यार, आशी। ऐसा है, मतलब मेरी एक फ्रेंड का नाम साक्षी रहता था तो हम भी ऐसे करते थे, साक्षी। तो आशी। चलो अब सुनो ध्यान से, आशी मैडम, सपोज करो आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, बधाई हो आशी बेटा, बधाई हो। और तुम्हें मालूम था कि साहिल सर का पढ़ाने के साथ साथ इवेंट मैनेजमेंट, लोगों की जिंदगी खराब करना वैसा भी काम है। ठीक है, अपन तो करेंगे, पहले लोगों की तो खराब करें। तो आशी मैडम आई मेरे पास, बोले कि सर बढ़िया शादी वादी फिक्स हो गई सर। मैंने कहा अरे बधाई हो सर, वो आप गार्डन, इवेंट मैनेजमेंट, वो सबका कॉन्ट्रैक्ट आपको देने का सोच रहे हैं। मैंने बोला बढ़िया, सही द्वार पे आए हो। मैंने बोला बेटा 5 लाख तो एडवांस लगेंगे, बिना एडवांस के मैं काम नहीं करता हूँ क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं। तो मैंने बोला देखो एडवांस दे दो, कितना? 5 लाख। अब एक बात बताओ, ये 5 लाख का एडवांस दे दिया, अभी सर आप क्या दे रहे हो? सर्विसेज दे रहे हो। क्या जीएसटी की बात होगी? देखो टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर क्या बोलता है कि सर्विसेज के केस में क्या होगा। सर्विसेज के केस में अगर इनवॉइस टाइम पे इशू हो गया तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर इनवॉइस टाइम पे इशू नहीं हुआ तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब जिस दिन सर्विस कंप्लीट हुई, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दोनों केस में पेमेंट का डेट तो आ ही रहा है। अब सर तो जीएसटी तो लग जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा, पर आपको कोई तो प्रूफ देना पड़ेगा ना। तो सप्लायर एक प्रूफ देगा जिसको बोला जाता है क्या? रिसीट वाउचर। इस रिसीट वाउचर को मैं आशी मैडम को दूंगा और इस रिसीट वाउचर में सब लिखा रहेगा कि मैंने आपसे इतना इतना एडवांस लिया, इस एडवांस पे इतना इतना जीएसटी था। अब कभी कभार क्या होता है ना, एडवांस तो मिल गया बट यही नहीं समझ में आ रहा है कि रेट ऑफ टैक्स क्या ले। इसने बोला सर अभी तो आप रखो 5 लाख रुपए, बहुत सारे प्रोग्राम कराने हैं, इवेंट कराना है, हल्दी कराना है, ये कराना है, वो कराना है, सर पैसे की कोई कमी नहीं है, अभी आप रखो, अभी आप अपना मुंह चुप करना, पैसे मत मांगना। अब लक्ष्मी माता आ रही है, मैंने बोला यार पैसे तो आने दो, बाद में सोचेंगे जीएसटी का रेट क्या, बाद में सब सोचेंगे। मैंने बोला कहाँ है शादी, वो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने में दिक्कत। इसने बोला सर अभी वो भी डिसाइड नहीं है। मैंने बोला तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? बोले सर बस है, जल्दी तो है। अब भाई कभी भी याद रखना, जब एडवांस मिले और न तो रेट ऑफ टैक्स मालूम पड़ पा रहा है और न ही नेचर ऑफ सप्लाई मालूम पड़ पा रही, तो हमेशा वी टेक इट एज आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब आप हमेशा उसको क्या मानोगे? इंटर स्टेट सप्लाई। और जीएसटी का बाय डिफॉल्ट रेट कितना लोगे? 18%। जितने भी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो
इंस्टीट्यूट के सारे क्वेश्चंस में इंस्टीट्यूट कौन सा रेट रहती है? 18। तो जो बाय डिफॉल्ट जीएसटी का रेट चलता है वो कौन सा चलता है? 18। जितनी भी सर्विसेज है ना, उन सर्विसेज में नॉर्मली 18% का रेट ही रहता है। कोचिंग की सर्विसेज ले लो, सैलून की सर्विसेज ले लो, और भी बहुत सारी सर्विसेज ले लो जहां पे रेट कितना है राजा? 18%। ठीक है, ये 18 रेट क्यों आया सर? ये 18 रेट इसलिए क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, एक तो हाई नहीं ले सकते, 28 नहीं ले सकते, वरना कंज्यूमर गुस्से में आ जाएगा, बोलेगा अरे वाह यार, जब जीएसटी का रेट पता नहीं है तो डायरेक्ट कितना ले लिया? 28। 5 भी नहीं ले सकते वरना सरकार नाराज हो जाएगी। तो 5 भी नहीं लिया, 28 भी नहीं लिया, इन दोनों के बीच में हमने कौन सा ले लिया? एक 18% ले लिया। ठीक है, तो जब जब टैक्स पता नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट कितना माना जाएगा? 18। सर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं लिखा 9 + 9? हाँ, क्योंकि नीचे एक और बात है कि इसको क्या माना जाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। और यही चीज अगर लिखते हैं ना इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो फिर मैं यहां पे ऊपर लिखता 9 + 9। आया समझ में? अब मजा तो अब आएगा। क्या हुआ ना, आशी मैडम बैठी फाइनली, है ना, फाइनली। तो आशी मैडम अब आपकी फाइनली क्या हो रही है? एडवांस मिल चुका था कितने का मेरे को? 5 लाख का एडवांस मिल चुका था। शादी में 1-2 फेरे के बाद आशी ने पूछा उस लड़के से, तुम्हारा कोई पास में चक्कर तो नहीं था? तो उस लड़के ने बोला यार तुमको बड़ी लेट हो गई है पूछने में। अब चलो तुमने पूछा ही है, लड़का बड़ा कॉन्फिडेंस में था, बोले यार 4-5 फेरे तो हो ही गए, बचे कितने? 2 फेरे बचे हुए हैं, और क्या। इसने बोला अब चलो तुमने पूछा ही है तो पंडित जी 2 मिनट रुको, अब मैं बता देता हूँ। तो लड़के ने मुंह खोला, लड़के ने बोला देखो मेरे पास में ज्यादा तो नहीं, 6-7 कनेक्शन रहे हैं। ओके, क्या उन 6-7 कनेक्शन के साथ तुम्हारा कुछ हुआ था क्या? इसने बोला कि यार देखो अब 6-7 कनेक्शन रहे, अब तुम समझ जाओ सब कनेक्शन 2-2, 3-3 साल के थे। आशी बिल्कुल ऐसे गुस्से में, आशी बहुत कैसे आ रही है, आशी बिल्कुल गुस्से में। आशी ने इतना गुस्सा आया, आशी ने बोला जाओ ये जो है ना वो क्या बोलते हैं उससे, हाँ चुन्नी, और ये तो ये फट जाएगा यार तो पे। तो आशी बोला जाओ मेरे को शादी नहीं करनी है। ऐसे गुस्से में क्या बोल गया आशी बोला मेरे को करनी ही नहीं शादी। मैं वहां पे देख रहा हूँ, हाँ आशी रो रही है, आशी तो रो रही है, आशी तो बेटा कम रो रही है, आशी से ज्यादा मैं रो रहा हूँ, क्योंकि एडवांस मिला हुआ है। कितने का? 5 लाख रुपए। मैं समझा रहा हूँ। बेटे ने बोला आशी बेटा कर लो बेटा शादी, ऐसा क्या होता है, ये लो वापस से ये बांधो चुन्नी, 2 फेरे बाकी है, मेरा एडवांस अटका हुआ है 5 लाख। ये बोल रही है अरे सर आपको एडवांस की पड़ी है। बोला यार देखो लक्ष्मी माता आई है तो उसको ऐसे वापस। इसने बोला सर एडवांस गया तिल लेने, ये जो 5 लाख है ना ये वापस करो। ठीक है, तो जब एडवांस मिला था तो क्या बनाया था? रिसीट वाउचर। अब सर एडवांस वापस जा रहा है तो अब आपको क्या बनाना पड़ेगा? रिफंड वाउचर बनाना पड़ेगा। ये क्या है? फोन में नंबर तो है पर बात नहीं होती, उसकी याद ना आए ऐसी कोई रात नहीं होती। अरे गजब आशुतोष, वाओ। तो सुनो ध्यान से, एडवांस पेमेंट आया तो क्या मिल गया भाई? रिसीट वाउचर। अब रिफंड वाउचर कब इशू होगा? रिफंड वाउचर तब इशू होगा जब सप्लाई नहीं हुई। सर कहां से हुई सप्लाई? 5 फेरों में ही तो खत्म हो गया, सप्लाई कंप्लीट ही नहीं हुई। और दूसरा आपने टैक्स इनवॉइस भी इशू नहीं करा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है ना तो ही जाके क्या बनता है? रिफंड वाउचर बनता है। शादी हो गई। अब शादी जैसे ही हो गई, अब इसके बाद इसने पूछा कि यार तुम्हारा कोई पास में नहीं था? इसने बोला देखो अब तो शादी हो ही गई है, अब मैं तुमको बता देता हूं। हाँ जो भी पास में कोई थी तो नहीं। अब जब लड़के ने मुंह खोला, अब आशी मैडम वापस से आई और आशी मैडम ने बोला रिफंड। मैंने बोला आशी मैडम किस बात का रिफंड? किस बात का रिफंड? हो गई ना मैडम आपकी शादी। अब बेटा रिफंड नहीं मिलेगा, अब डाइवोर्स के लिए वकील मैं बता देता हूँ। क्यों रिफंड नहीं मिलेगा? क्योंकि क्या हो गई भाई? सप्लाई हो गई। आई बात समझ में? तो कब रिफंड वाउचर की बात होगी? सर दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, एक सप्लाई भी ना हो
और दूसरा आपने क्या भी नहीं बनाया है, टैक्स इनवॉइस भी नहीं बनाया है, तब जाके बनाओगे आप क्या, रिफंड वाउचर। ठीक है, ठीक है, ओके। अभिषेक को ऑफेंड हो रहा है कि नाम मत डिस्क्लोज करा करो। वाह, कौन है ये अभिषेक? तो तुम्हारा नाम अभिषेक कब से हो गया? चलो अब सुनो ध्यान से, बोलो बात समझ में आई क्या? चलो अब सुनो ध्यान से, दो चीजें होती है, इनवॉइस और पेमेंट वाउचर। सर ये इनवॉइस और पेमेंट वाउचर क्या होता है? आरसीएम के केस में देखो समझना, दो केसेस होते हैं, एक सेक्शन 9(3) और एक सेक्शन 9(4). सर ये सेक्शन 9(3) और 9(4), अरे 9(3) तो वो इतनी सारी सर्विसेज हमने पढ़ी थी, याद है आपको? और 9(4) हमारा वो बिल्डर वाला। अब आरसीएम के केस में कौन इनवॉइस बनाए? सरकार बोलती है कि अगर ट्रांजैक्शन अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को रोटेट हो रहा है, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, तो इस केस में अगर आरसीएम लग रहा है तो इनवॉइस सप्लायर नहीं बनाएगा, इनवॉइस कौन बनाएगा? रेसिपिएंट बनाएगा। आपको बताए अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया आरसीएम का, इतना शानदार क्वेश्चन आया, बच्चे उसमें कुछ भी लिख के आए, बच्चे लिख के आरसीएम है, ये है, फलाना है, ढिमका है, उन्होंने बस पता है क्या पूछा, इनवॉइस कौन बनाएगा। उन्होंने बस क्या पूछा, इनवॉइस। 5 नंबर का क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा इनवॉइस कौन बनाएगा, बच्चे लिख के इस पे आरसीएम लगेगा, इस पे ये लगेगा, इस पे वो लगेगा, ये सब तो पूछा ही नहीं था, सिर्फ पूछा क्या था, इनवॉइस कौन बनाएगा। तो आओ यार फटाफट से देखो, सर 9(3) 9(4) के केस में अगर सप्लायर कौन है, अनरजिस्टर्ड, और रेसिपिएंट कौन है, रजिस्टर्ड, उस केस में आरसीएम अगर लग रहा है तो आरसीएम के केस में इनवॉइस बनाना पड़ेगा किसको, रेसिपिएंट को। एक और चीज, सिर्फ इनवॉइस से काम नहीं होगा, क्योंकि राजा रेसिपिएंट जीएसटी भी तो पे कर रहे हैं, तो रेसिपिएंट को एक और चीज बनानी पड़ेगी, पेमेंट वाउचर। तो रेसिपिएंट को कितनी चीजें बनानी पड़ेगी, 2 चीजें, एक तो इनवॉइस और दूसरा क्या है हमारा, पेमेंट वाउचर। क्या आपको 9(4) के केसेस याद है? तो 9(4) में 3 केसेस होते थे, एक 80% आप इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज किससे लोगे? ये मैं सब केसेस में बात कर रहा हूं कि ये सिर्फ नोटिफाई अभी कहा हुआ है बिल्डर के केस में, और बिल्डर को हमारी जीएसटी भाषा में क्या बोलते हैं, प्रमोटर। इसका मतलब है सर अगर एक बिल्डर 92% माल खरीदता है रजिस्टर्ड से और 8% खरीदता है अनरजिस्टर्ड से, क्या आरसीएम की बातें होगी? आरसीएम की बात यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगी। पर यही बिल्डर अगर 8% रजिस्टर्ड से खरीद रहा है और 92% किससे खरीद रहा है, अनरजिस्टर्ड से, क्या आरसीएम की बात होगी? हाँ। पर सर कितने पे आरसीएम लगेगा? तो सर कितना शॉर्ट हो रहा है, 80% से कितना शॉर्ट हो रहा है, 8% तो खरीद लिया ना अपने रजिस्टर्ड से, तो 72% क्या हो रहा है, शॉर्ट। तो ये जो बचा हुआ है 72% उस पे क्या लग जाएगा हमारा, आरसीएम। एक और चीज हमेशा याद रखना कि जो भी सीमेंट है उस पे ऑलवेज व्हाट, आरसीएम, और जो कैपिटल गुड्स है, प्लांट मशीनरी, उस पे भी ऑलवेज क्या लगेगा, आरसीएम लगेगा। ठीक है, और इस केस में, इन तीनों के तीनों केस में सर बातें अनरजिस्टर्ड की चल रही है, तो जो हमारा रेसिपिएंट है उसको 2 चीजें बनानी पड़ेगी, एक तो बनाना पड़ेगा, बताओ क्या, इनवॉइस, और दूसरा बनाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर। थैंक यू प्रिंस। किसी ने तो बोला सर आप पतले लग रहे हो, पतले लग रहे हो। हाँ, अरे ठीक है, तो अब इधर ध्यान दो, है ना, इधर 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 इधर।
रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड। कौन रजिस्टर्ड है भाई? रेसिपेंट हमारा रजिस्टर्ड है। दो केसेस है, एक 93 का और एक 94 का। अब सुनो ध्यान से, रेसिपेंट क्योंकि रजिस्टर्ड है तो हमें इससे लेना देना नहीं है सप्लायर क्या, सप्लायर रजिस्टर्ड हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो, रेसिपेंट क्या इशू करेगा? पेमेंट वाउचर इशू करेगा। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं, ये 94 में इन्होंने ऐसे दो कॉलम क्यों नहीं बनाए? 94 में बाय डिफॉल्ट ऑलवेज सप्लायर क्या होता है? अनरजिस्टर्ड ही होता है। ठीक है, बोलू बात क्लियर है? तो इनवॉइस भी बनाना पड़ेगा और पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा। तो देखो एक और इनवॉइस, रेसिपेंट इज रजिस्टर्ड 93, रेसिपेंट शैल इशू इनवॉइस, और 94 में तो सर अनरजिस्टर्ड रहता है तो इनवॉइस रेसिपेंट को ही बनाना पड़ेगा। बोलो क्लास डन है क्या? बहुत बढ़िया। यार आज मैंने सोचा था चैप्टर खत्म होगा, चलो सुनो ध्यान से। एक कंसेप्ट होता है राजा डिलीवरी चालान का। ये क्या होता है सर डिलीवरी चालान? देखो हर बार टैक्स इनवॉइस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप एलपीजी का केस लो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इस केस में जब गैस सप्लाई होती है ना, तो सप्लायर को खुद भी नहीं मालूम होता है कि इतनी क्वांटिटी सप्लाई होगी। तो भाई आप टैक्स इनवॉइस बनाए तो बनाए कैसे? तो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां पे टैक्स इनवॉइस बन ही नहीं पा रहा है। एक और चीज, मैं मेरे माल को बेच नहीं रहा हूं, मैं भेज रहा हूं फॉर जॉब वर्क। ये जॉब वर्क क्या है सर? देखो फॉर सपोज करो मैंने कैलकुलेटर बनाया, मैंने इस लड़की को बोला बेटा एक काम करना, कैलकुलेटर पे बटन लगाना। कैलकुलेटर पे क्या लगाना? बटन। तो तुम क्या कर रही हो? जॉब वर्क कर रही हो। किसके लिए जॉब वर्क कर रही हो? साहिल सर के लिए जॉब वर्क कर रही हो। तुम्हें जो भी पैसा मिलेगा इसको गुड्स मान के जीएसटी दोगी या सर्विस मान के? सर्विस। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं टैक्स इनवॉइस बनाऊं? अरे सर कैसी बातें कर रहे हो आप, टैक्स इनवॉइस थोड़ी बनाओगे। क्या ये कैलकुलेटर मैंने वहां पे बेचा कि ये कैलकुलेटर सिर्फ उधर भेजा? कैलकुलेटर सिर्फ भेजा। तो जब मैंने वहां पे कैलकुलेटर भेजा, टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना, क्या बनाना है? डिलीवरी चालान। तो सर कहां कहां पे डिलीवरी चालान? लिक्विड गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू जॉब वर्क, ट्रांसपोर्टेशन अदर देन सप्लाई और अदर नोटिफाइड सप्लाई। इन केसेस में क्या बनेगा? डिलीवरी चालान बनेगा। एक और चीज, एक कंडीशन होती है एसकेडी सीकेडी। सर ये एसकेडी सीकेडी सुनो, सेमी नॉकडाउन, सेमी नॉकडाउन और कंप्लीट नॉकडाउन का मतलब होता है आधा अधूरा माल भेजना। हमने अभी तक पूरा माल नहीं भेजा। हम क्या कर रहे हैं ना, आपने कभी देखा है मशीनरी को असेंबल होते हुए? तो जब मशीनरी असेंबल होती है तो ऐसे एक बार में सारा आइटम नहीं आता, हौले हौले करके आइटम आता है, और जब आखिरी में एंड में फाइनल आइटम आ जाता है तो मशीन क्या हो जाती है? असेंबल हो जाती है। अब सुनो, लॉ मेकर बोलता है कि अगर कोई भी गुड्स एसकेडी सीकेडी कंडीशन में आपने भेजे, इस केस में आप डिलीवरी चालान के थ्रू डॉक्यूमेंट्स और सामान भेजोगे। एक तो आप क्या करना, शुरू शुरू में सबसे पहले इनवॉइस बना देना, पूरे गुड्स का क्या बना दो? इनवॉइस। इनवॉइस बन गया। अब आप क्या करो, सबके डिलीवरी चालान बनाओ। सपोज करो मैंने एक इनवॉइस बना दिया, फिर मैंने ये भेजा, अब मैं वापस से इनवॉइस नहीं बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा? डिलीवरी चालान। फिर एक और डिलीवरी चालान, फिर एक और डिलीवरी चालान, और अल्टीमेटली जब आखिरी गुड्स सप्लाई करूंगा ना, फिर जाके मैं ये जो इनवॉइस है प्लस डिलीवरी चालान जितने भी हैं सारे किसको दे दूंगा? रेसिपेंट को दे दूंगा। ठीक है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस से पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एसकेडी और सीकेडी में डिलीवरी चालान भेजना है या टैक्स इनवॉइस? सर पहले तो पूरा इनवॉइस बना दो,
फिर उसके बाद हौले हौले जैसे गुड्स भेज रहे हो तो आप क्या बनाते जाओ, डिलीवरी चालान बनाते जाओ। अच्छा, इस डिलीवरी चालान को किससे इंटरलिंक करोगे, इस टैक्स इनवॉइस से इंटरलिंक करोगे। आया आपको समझ में? एक और चीज सर, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल लेके जा रहे हो अप्रूवल बेसिस, जैसे मैं कैलकुलेटर ले लो, केसियो का कैलकुलेटर, MG12D, मैडम कैलकुलेटर, सर समझ नहीं आ रहा है कैलकुलेटर ले या नहीं ले, एक बार प्रेरक सर को दिखा देंगे तो फिर पक्का कर लेंगे। मतलब एक काम कर बेटा, अभी रख ले, कल तेरी क्लास होगी ना, कल दिखा देना प्रेरक सर को, वो हाँ बोल दे तो ले लेना। ऐसे करके मैं जगह जगह भटक रहा हूं। अब सर एक बात बताओ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माल लेके जा रहे हो, प्रॉपर ऑफिसर ने पकड़ लिया तो क्या जवाब दोगे? प्रॉपर ऑफिसर को बोलना कि देखो, बेचने के लिए नहीं ले जा रहे, किसके लिए ले जा रहे हैं, अप्रूवल। सामने वाला ने खरीदा तो टैक्स इनवॉइस बनाए, अभी तो सामने वाला तो खरीद ही नहीं रहा है, वो बोल रहा है यार प्रेरक सर को चेक करेंगे फिर खरीदेंगे। अरे चेक कराएंगे कैलकुलेटर, अरे कैसी बातें कर रहे हो? तो अब सुनो ध्यान से, इस केस में लॉ मेकर बोलता है क्या बनाओ, डिलीवरी चालान। फिर सपोज करो बेटा ओह ठीक है। अभी एक बात बताओ, ये इतनी शानदार से मैंने, आपको क्या कदर होगी इस पेंटिंग की, वो तो कोई आएगा एक बड़ा इंसान वो खरीदेगा। अब ये इतनी शानदार सी पेंटिंग मैंने बताया क्या करा, इसकी आर्ट गैलरी, क्या नाम बेटा तुम्हारा? यशवंत। मैंने बोला यशवंत यार ये तुम्हारी आर्ट गैलरी में रखोगे, ये पहले हंसा, बोले सर ये पेंटिंग देख रहे हो, आर्ट गैलरी का नाम खराब हो जाएगा। बोला यार यशवंत ऐसा मत करो यार, कोई तो जौहरी आएगा जो इसको पसंद करेगा। बोला यशवंत रखो इसको आर्ट गैलरी में। इसने बोला सर आर्ट गैलरी में वो प्राइस भी डालना पड़ता है, कितने डालो, 10 रुपए 20 रुपए? बोला अरे यशवंत इसको तुम रखो 10 करोड़ रखो उसकी प्राइस। अरे अभी तो प्राइस डालना है ना, तो तुमने ऐसे लगा दिया आर्ट गैलरी में। अब एक चीज और, तुम बोलोगे सर मैं आर्ट गैलरी में ऐसे नहीं रख सकता हूं, कल को कोई जीएसटी का ऑफिसर चेक करने आया तो मैं पता है क्या कर रहा हूं, यशवंत तुम तो रखो आर्ट गैलरी में, पर विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि तुम्हारी आर्ट गैलरी महाराष्ट्र में, मैं हूं एमपी में, तो पेंटिंग जाएगी एमपी से कहां, महाराष्ट्र। तो कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना, इनवॉइस नहीं बनाएंगे क्योंकि सर ये खरीदेगा कौन, अरे मतलब होगी तो इस पे भीड़ लग जाएगी, पर एक बार आर्ट गैलरी में तो आने दो, ये तो पक्का भरोसा है कि इस पे भीड़, पर एक बार कहां पे आने दो, आर्ट गैलरी में। तो जब मैं आर्ट गैलरी में भेज रहा हूं क्या टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा? नहीं, क्या बनाऊंगा, डिलीवरी चालान। हाँ आशुतोष मजनू भाई की पेंटिंग है, वाह। तो अब सुनो ध्यान से, इसके बाद पता है क्या होगा, इसके बाद सपोज करो वो मजनू भाई में लड़की का नाम क्या था, अरे यार उसमें लड़की का नाम क्या था, तो ये आई और इशिता मैम ने बोला यार वाह 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 व्हाट अ पेंटिंग, क्या तो पेंटिंग है, मतलब बिल्कुल। यशवंत भाई बोले यार ये मास्टरपीस, इससे अच्छी ड्राइंग आपको कहीं दिखेगी ही नहीं क्या, बिल्कुल ऐसा, मतलब आप देखो बारीकी देख रहे हो आप, बारीकी देख रहे हो आप सन की, और आप देख रहे हो आप इतना शानदार डायग्राम है ना। बस 10 करोड़ रुपए हमने उसको बोला, उसने चेक बना के दे दिया। इशिता ने किसको चेक बना के दिया? अब फोन आया आर्ट गैलरी का मेरे पास, बोले सर हाहाकार मच गया। बोला हाँ हाँ बोलो। बोले सर एक आई थी मैडम, तो मतलब एक बात बताओ, पहले तो मैडम का नंबर दो फिर अपन बाद में बात करते हैं। बोले सर वो पेंटिंग खरीद के गई। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? मैंने कितने में? बोले 10 करोड़। अब क्या बनाना पड़ेगा सर? और ये यशवंत नहीं बनाएगा टैक्स इनवॉइस, कौन बनाएगा?
आया आपको समझ में? तो सबसे पहले आर्ट गैलरी में आर्ट रखा, डिलीवरी चालान की टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान की टैक्स इनवॉइस। अरे कुछ नहीं बोल रहे, घोड़े के ऊपर गधा बना है। तो अरे हर चीज तुम इधर उधर ही लेके जाते हो, है ना, हर चीज। तो जब अब अरे बस अभी सुनो, जब आर्ट गैलरी में आर्ट रखा तब क्या बनेगा? डिलीवरी चालान। और जब पेंटिंग बिकेगी तो तब बनेगा क्या? टैक्स इनवॉइस। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले सप्लायर ऑफ ज्वेलरी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में विजिट कर रहे हैं और साथ साथ में क्या लेके घूम रहे हैं? ज्वेलरी। मैडम पसंद करो, मैडम पसंद करो, मैडम पसंद करो। अरे मैडम को पसंद नहीं, क्या पसंद करो? ज्वेलरी। मैडम साथ में कैसे लेके घूम, कैसी बातें करते हो रे तुम लोग, पागल पागल हो गए क्या? अब अलोंग फॉर अप्रूवल, अब जब बायर अप्रूव करेगा तब हम क्या बनाएंगे? टैक्स इनवॉइस। अच्छा कोई मैक्सिमम टाइम लिमिट बता सकता है? मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर अप्रूवल मतलब 6 महीने। अगर डेट ऑफ रिमूवल से 6 महीने तक सामने वाला कुछ भी नहीं कह रहा है, ना हाँ कह रहा है ना कह रहा है, बस हमारे मजे ले रहा है और बोल रहे हैं हाँ करेंगे ना करेंगे, कुछ बता ही नहीं रहा है, तो फिर लॉ मेकर बोलता है यार इतना भी किसका इतना इंतजार मत करो। मैक्सिमम कितना करो? 6 महीने के बाद क्या मान लो? डीम्ड अप्रूवल। ठीक है, ये सिर्फ कहां, कौन से केस में सर? सेल ऑन अप्रूवल। आप प्लीज बेटा, क्या नाम है इसका? श्रीओम। श्रीओम बेटा, ये सिर्फ लॉ की बात है, ऐसे भावुक मत होना। वो अगर 6 महीने से जवाब नहीं दे रही तो कोई डीम्ड अप्रूवल नहीं है, इसका मतलब है रिजेक्ट है। क्या है इसका मतलब? है रिजेक्ट। तो देखो, अच्छा एक और चीज बताना, क्या यहाँ पे ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की तरह रजिस्ट्रेशन ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस में टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड करनी पड़ती है। बट सर एडवांस में टैक्स लाइबिलिटी डिसाइड कैसे करेंगे? क्योंकि अभी तक तो टैक्स इनवॉइस बना ही नहीं है। तो ये जो सब है ना लोग, इनको ना तो सीटीपी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, इनको कौन सा रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये कैसे गुड्स को कैरी करेंगे सर? ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी चालान। और जैसे ही सामने वाला गुड्स एक्सेप्ट करेगा, क्या इशू कर देना? इनवॉइस इशू कर देना। और एक और लॉ मेकर ने इनको एडवाइस दिए कि साथ साथ में इनवॉइस बुक लेके ही घूमो। सपोज करो पसंद आ गया सामने वाले को, और सामने वाले को लगा कि ठीक है ये वाली ज्वेलरी ले लेते हैं, तो फिर साथ में उस इनवॉइस बुक से क्या बना देना? ठीक है, बोलो ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, बस हो गया। अब बस ये डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बचा है, ये करते हैं। सुनो एक चीज आपको बताता हूं, ठीक है, ऐसे नॉलेज पर्पस से सुना नहीं रहा हूं। आप लोग एक लाइफ में चीज करना, आप सब लोग अपना आर्ली रेट डिसाइड करना। सुनो ध्यान से, एक आर्ली रेट क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही शानदार है। फॉर सपोज करो अगर अभिषेक ने आर्ली रेट डिसाइड करा 1000 रुपीज पर आवर। अरे यार इतनी बड़ी बात बता रहा हूं, उसमें भी हंस रहे हो। अभी सुनो तो सही, अरे सुनो, नॉलेज पर्पज से बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। सुनो, अगर कोई भी काम आप कर रहे हो, ठीक है, अगर वो काम 1000 रुपए पर घंटे से कम में हो सकता है, तो उसको आप क्या कर दो? आउटसोर्स। अब जैसे मेरा आर्ली रेट है 5000, ऐसा मैंने डिसाइड करके रखा है मेरे माइंड में कि मेरा आर्ली रेट कितना? 5000 रुपीज पर आवर। तो मेरे पास जितना भी काम रहता है ना, मैं फिर खुद नहीं करता हूं, क्योंकि यार मैं करूंगा तो मेरे कितने जा रहे हैं? 5000 रुपए पर घंटे के जा रहे हैं, तो मैं उसको क्या करता हूं? आउटसोर्स। ये आप भी डिसाइड करो, क्योंकि भाई लाइफ में तुम 8 दिन काम करोगे, 7-8 घंटे रोज काम करोगे, 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40 आवर्स। लोग क्या करते हैं ना, जॉब करते हैं। अब जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जॉब करते हैं, अब उनको महीने में फॉर सपोज करो 1 लाख मिल रहे हैं। मैं बोलता हूं पता है क्या, 1 लाख तेरे को मिल रहे हैं,
एक हफ्ते में कितने घंटे हैं? 40 और 160, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 600 रुपए घंटा कमाता है। कितने रुपए कमाता है? 600 रुपए घंटे कमाता है। आई बात समझ में? ये क्या है हमारा आर्ली रेट। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।